गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक गोपाल कृष्ण गोखले के शिक्षा संबंधी विचार। इससे पूर्व अपन ने गोखले के राजनीतिक विचार और गोखले के आर्थिक विचार यानी उसका आर्थिक चिंतन पढ़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया कि किस रूप में गोखले विदेशी साम्राज्यवाद में विश्वास रखते हुए आर्थिक क्षेत्र में भारतीयों के हितों की पर बात करते हैं, उनकी चिंता करते हैं और एक उदारवादी नेता के रूप में किस प्रकार से समय समय पर अंग्रेजी सरकार का गोखले ने विरोध किया। और इसी क्रम में गोखले ने शिक्षा के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो उसके बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वे लगातार शिक्षा के विस्तार और विकास के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे एक प्रचारक के रूप में शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनकी धारणा थी कि राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा एक अनिवार्य, एक महत्वपूर्ण, एक आवश्यक तत्व है और एक माध्यम है, मेडिएटर है। हम शिक्षा के माध्यम से ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, नेशन बिल्डिंग की बात कर सकते हैं। इसलिए गोखले केवल साधारण नागरिकों को शिक्षित करने पर जोर नहीं देते, बल्कि राष्ट्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देते हैं कि सिंपल एजुकेशन से, साधारण शिक्षा से काम नहीं चलेगा, बल्कि आवश्यकता किस चीज़ की है? टेक्निकल एजुकेशन की। तभी तो टेक्निकल एजुकेशन लेकर युवा यंग जनरेशन मार्केट में जाएगी। कौन से मार्केट में? बाहर वाले मार्केट, इंग्लैंड के मार्केट में। इसलिए गोखले ने सबसे अधिक फोकस, सबसे अधिक आवश्यक किसको माना? टेक्निकल एजुकेशन को, तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की बात करें, क्योंकि उनका मानना था कि देश के नागरिकों, विशेषकर युवकों में पवित्र विचारों के संचार के बिना देश की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए वे शिक्षा को एक प्रभावशाली माध्यम मानते हैं कि सबसे अधिक इन्फ्लुएंस किससे पड़ेगा? शिक्षा से पड़ेगा। युवकों में पवित्र विचारों का संचार कैसे होगा? शिक्षा से होगा। अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? शिक्षा से आएंगे। अच्छे वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे? शिक्षा से। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही नागरिकों को योग्य और कुशल बनाया जा सकता है, उनके चारित्रिक गुणों का विकास किया जा सकता है, उनमें सामाजिक चेतना जागृत की जा सकती है और उन्हें निडर बनाया जा सकता है कि सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि अपने मुकाम तक पहुंचना है। गोखले का कहना था कि शिक्षा के बिना व्यक्ति की कुशलता में वृद्धि, बुद्धिमत्ता के सामान्य स्तर में वृद्धि और समुदाय के एक बड़े भाग में चारित्रिक सुदृढ़ता और सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं? अपने देश को आगे नहीं बढ़ा जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं मिल सकता। गोखले की शिक्षा संबंधी अवधारणा में हम कुछ तत्वों को देख सकते हैं, उनको शामिल करने की बात कर सकते हैं, जिसमें प्रशासन की तकनीकें, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के सिद्धांत,
उन्नत तकनीक में कुशलता, सांप्रदायिक मेलजोल, सामाजिक समानता के मूल सिद्धांत, आंदोलन के लोकतांत्रिक तरीके और इन सब को अर्जित कर पाने के लिए मूलभूत क्षमता के रूप में पठन, पाठन और लेखन की शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। गोखले ने इस शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये बात करी कि अज्ञानता और अनभिज्ञता का जो कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो प्रचंड साम्राज्य है, किसका प्रचंड साम्राज्य? अज्ञानता का, अनभिज्ञ। लोग जानते नहीं हैं। उन्होंने इसके कारणों को ढूंढने का प्रयास किया कि क्या कारण है कि लोग बिल्कुल चीज़ से अनभिज्ञ हैं, अज्ञान है, कुछ पता ही नहीं है। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि देश में गरीबी इतनी अधिक है, दरिद्रता इतनी अधिक है कि अनेक लोग धन अभाव के कारण अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने भेजते, कि लोगों के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन नहीं है, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने कैसे भेजें। उन्होंने कारण ढूंढा। दूसरा जो निष्कर्ष पर पहुँचे वो कि शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण उदासीनता और उपेक्षा का था। देश में 8 में से 7 बच्चे निरक्षर हैं और 5 में से 4 गांव में पाठशाला नहीं है। क्या निष्कर्ष निकाला कि भारत देश में 8 में से 7 बच्चे तो निरक्षर है, केवल 1 बच्चा पढ़ा लिखा है, और 5 गांव है, 5 गांव में से 4 गांव में स्कूल ही नहीं है, पाठशाला ही नहीं है। जब स्कूल नहीं होगी, पाठशाला नहीं होगी, तो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने कैसे जाएंगे? इस निष्कर्ष के आधार पर गोखले ने सुझाव दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वह कंपलसरी होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। दूसरा जो सुझाव दिया, शिक्षा को प्रांतीय विषय के स्थान पर केंद्रीय विषय बना देना चाहिए। अभी तक ही राज्य का विषय था, अब इसे केंद्रीय विषय बना देना चाहिए। तीसरा, शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र सचिव नियुक्त किया जाए, कि एक जो सेक्रेटरी है वो केवल किसका काम देखे? शिक्षा काम देखे, कि शिक्षा अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। गोखले ने इन युक्तियुक्त तर्कों के बाद भी निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक पारित नहीं हो सका, कि गोखले ने इतने इम्पोर्टेंट तर्क दिए, उसके बावजूद भी निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक पारित नहीं हुआ। उसके बाद गोखले ने भारत सेवक समाज के माध्यम से, किसके माध्यम से? भारत सेवक समाज की स्थापना करी, के माध्यम से मद्रास और इलाहाबाद में प्राथमिक शिक्षा संबंधी लीग्स की स्थापना करी। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब वो विधेयक पारित नहीं हुआ तो भारत सेवक संघ के माध्यम से गोखले ने मद्रास में और इलाहाबाद में प्राथमिक शिक्षा संबंधी लीग्स की स्थापना करी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ गोखले ने नारी शिक्षा, वुमेन एजुकेशन पर ही बल दिया, और उसने स्पष्ट किया कि इस शिक्षा के माध्यम से हिंदू नारी को उसकी जो अपमानजनक स्थिति है, जो उसकी दास जैसी स्थिति है, उससे उसको छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो फर्स्ट निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करी, वुमेन एजुकेशन की बात करी, और थर्ड उसे तकनीकी शिक्षा की बात करी, चूँकि वे भारत को औद्योगिक और आर्थिक विकास तक पहुंचाना चाहते थे। भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास के पक्षधर थे। इसके लिए भारत में तकनीकी शिक्षा के विस्तार और विकास की आवश्यकता महसूस करी, और उनका सुझाव था कि राज्य अधिभार, जो सर्च राशि जो है, को तकनीकी विकास के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार से गोखले ने तकनीकी शिक्षा की बात करी।
इसी क्रम में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को नष्ट करने और उन्हें सरकारी नियंत्रण लेने संबंधी विधियों का गोखले ने विरोध किया, लेकिन गोखले के कड़े विरोध के बावजूद यह विधेयक बाद में पारित हुआ। हालांकि गोखले ने काफ़ी कोशिश करी। शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया क्योंकि वो शुरू से ही इससे अत्यधिक प्रभावित थे। भारतीय मस्तिष्क को पुराने विचारों की दास्ता से मुक्ति दिलाना इस पश्चिमी शिक्षा का उद्देश्य था। इसलिए गोखले का विश्वास था कि पश्चिमी शिक्षा उदार और लोकतांत्रिक विचारों से भरपूर है। तो गोखले पश्चिमी शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना था कि हमें भारतीयों के अंधविश्वास से, जो रूढ़िवादिता है, जो पुराने विचार, छुटकारा दिलाना है और इस दास्ता से मुक्ति दिलाने का जो एक माध्यम है वह पश्चिमी शिक्षा, जो उदार और लोकतांत्रिक विचार से भरपूर है। ऐसी शिक्षा भारतीयों को देनी चाहिए। तो हम निसंक्षेप में और निष्कर्ष रूप में गोखले के शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में कह सकते हैं कि गोखले शिक्षा के माध्यम से भारतीयों की जो ज्ञानता थी, जो आडंबर था, जो अंधविश्वास था, उसको दूर करना चाहते थे और भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। धन्यवाद।